नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागील तासाला हिंदीचं व्याकरण पाहत होतो आणि त्या व्याकरणामध्ये वाक्य के भेद हा प्रकार आपण अभ्यासलेला होता। त्यापैकी वाक्य के भेद मध्ये जे दोन वाक्य के भेद आहेत, दोन प्रकार आहेत, एक अर्थ के अनुसार आणि एक दूसरा रचना के अनुसार। तर आपल्या सगळ्यांचा अभ्यासामध्ये अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद है जो 8 भेद है ते आपलं अभ्यासून झालं होतं आणि आज आपण रचना के आधार पर वाक्य के जो 3 भेद पड़ते हैं ते 3 भेद अपन काय करणार आहोत, अभ्यासणार आहोत। छात्रों, हमने पिछली तासिका को वाक्य के भेद इसका अध्ययन करते वक्त वाक्य के 2 भेद पाए थे, एक अर्थ के अनुसार और दूसरा भेद देखा था हमने रचना के अनुसार। अर्थ के अनुसार हमने वाक्य के 8 भेद देखे थे। अब ये 8 भेद कौन कौन से थे? तो पहला भेद था विधानार्थक वाक्य, दूसरा भेद हमने देखा था निषेधार्थक वाक्य, फिर हमने तीसरा भेद देखा था प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा भेद देखा था हमने आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा भेद देखा था इच्छार्थक वाक्य, छठा देखा था संदेहार्थक वाक्य, सातवां भेद देखा था संकेतार्थक वाक्य और आठवां भेद देखा था विस्मयार्थक वाक्य। तो इस तरह से हमने वाक्य के 8 भेद अर्थ के अनुसार पढ़ लिए हैं। हमने इनके हर एक वाक्य की व्याख्या देखी है, वाक्य प्रकार की, किस तरह के वाक्य है, उनके उदाहरण देखे हैं और बाद में हमने उन एक प्रकार के अर्थ के अनुसार एक प्रकार का वाक्य अगर दिया जाए और उसे अर्थ के अनुसार ही दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना हो तो किस प्रकार करना है, ये भी हमने देखा था। तो बड़े आसान से है, फिर एक बार हम दोहराएंगे। विधानार्थक वाक्य बस सिर्फ एक ही क्रिया का होना वहां पर अपेक्षित है। निषेधार्थक वाक्य जिसे मराठी में हम नकारार्थी वाक्य कहते हैं, तो जिसमें निषेध व्यक्त किया है, क्रिया का न होना संबोधित किया है या दर्शाया है। प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्न पूछा गया है। आज्ञार्थक वाक्य में आज्ञा या इच्छा का आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता है, उस वाक्य को हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। और इच्छार्थक वाक्य में इच्छा, कामना या आशीर्वाद जताया जाता है। संदेहार्थक वाक्य में संदेह दिखाया जाता है। संकेतार्थक वाक्य में संकेत, किस दिशा में हमें ये वाक्य संकेत करता है, इसे संकेतार्थक वाक्य पहचाना जा सकता है। और अंत में है विस्मयार्थक वाक्य। पहचान करते वक्त मैंने आसान सा तरीका बताया था। अगर प्रश्नार्थक वाक्य है तो उसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगेगा और वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा। कौन सा भी प्रश्न, क्यों से, क्यों की से, कौन, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्द के साथ। और विस्मयार्थक वाक्य में विस्मयार्थक शब्द हो गया हा, वो, छी,
इस तरह से, और विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगेगा। फिर विधानार्थक वाक्य तो एक सीधा सा विधान होगा। निषेधार्थक वाक्य में नकार दर्शाया जाएगा, नहीं, ना जैसे शब्दों के साथ। और आज्ञार्थक वाक्य में ये कीजिए, तुम्हें ये करना होगा, इस तरह से आज्ञा दिखाई गई होगी। इच्छा, संदेह और संकेत, इन 3 वाक्यों में मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको पहचानने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इच्छार्थक में तो अब मैंने सीधे सीधे सादे शब्दों में बताया है, कोई इच्छा जताई जाती है, बताई जाती है, तो ये तो संदेह और संकेत से निराला है। इच्छा या फिर क्या बताया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है या कामना की जाती है। फिर बचे हैं संदेह और संकेत। संदेह में संदेह व्यक्त किया जाता है, लेकिन किस दिशा की ओर संकेत नहीं होता है। और संकेत में किसी और क्या किया जाता है, इशारा किया जाता है, उसे कहा गया है संकेतार्थक वाक्य। तो एक वाक्य के 8 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। उनकी पहचान कैसे करनी है ये भी हमने देखा है, और उसका रूपांतरण कैसे किया जाता है इस बारे में भी हमने बारीकाई से पढ़ाई की है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रचना के अनुसार वाक्य के भेद। और रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है। सरल वाक्य, दूसरा भेद है मिश्र वाक्य, या पहले हम संयुक्त वाक्य लेंगे, संयुक्त वाक्य, और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। तो आप लोगों ने ये तो लिख लिया है, बस इतना लिख लीजिए, रचना के अनुसार, रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इन तीनों वाक्यों के प्रकार के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे सरल वाक्य। अब देखो, रचना के अनुसार का मतलब है वाक्य की रचना किस दृष्टि से की गई है, उसके अनुसार वाक्य के भेद। तो हमें रचना की तरफ ध्यान देना है। तो सरल वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, मैं फिर से दोहराती हूं, जिस वाक्य में बस एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उस वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। इतना आसान सा तरीका है सरल वाक्य पहचानने का। तो आप लोगों को भी इसकी व्याख्या लिख लेनी है। जिस वाक्य में, मैंने पिछली तासिका को भी आपको बताया था कि पाठ में हम पढ़ाने के पहले ही फलक पर मैं शब्द लिख देती थी, आप लोग लिख लेते थे। लेकिन व्याकरण में मैं पढ़ाते पढ़ाते फलक पर लिख रही हूं, जो सभी को फलक पर का पूरा के पूरा क्या करना है, व्याकरण विभाग में लिख लेना है। हम हर एक की कॉपी क्या करने वाले हैं, जांच करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब आप लोगों को मैं धीरे धीरे लिख भी रही हूं और लिखते समय में बोल भी रही हूं, तो उतने समय में आपका भी लिखकर हो सकता है। तो आप लोग लिख रहे हैं सरल वाक्य की व्याख्या। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया
क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, एक ही मुख्य क्रिया हो, एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर वाक्य लिख लीजिए। रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। रात के समय में लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। दूसरा वाक्य लिख लीजिए। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। और एक वाक्य लिखेंगे हम। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। देखो, रचना के अनुसार वाक्य की भेद पहचान करते समय एक बात सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है। वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने पहला वाक्य लिखा है। रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। एक ही क्रिया है। यहाँ इस वाक्य में दूसरी क्रिया बताई ही नहीं है। सिर्फ एक क्रिया बताई है कि रात के समय लोग सोते हैं। अपने अपने घरों में लोग सोते हैं। बस एक ही क्रिया, सोने की क्रिया के बारे में बताया गया है। अब दूसरा वाक्य देखिए। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उनके चेहरे के मुरझाने के बारे में, मतलब चेहरे का मुरझाना, बस एक ही क्रिया है। उस एक ही क्रिया के बारे में वाक्य में बताया गया है। और तीसरा वाक्य है। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। मतलब यहाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। बस एक क्रिया के बारे में बताया। तो इस तरह से जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। और नीचे दिए हुए तीनों वाक्य में बस एक ही क्रिया के बारे में बताया गया है, इसलिए ये तीनों के तीनों वाक्य सरल वाक्य प्रकार के हैं। अब ऐसे कितने सारे वाक्य हम बना सकते हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बस गाड़ी चलाने की एक ही क्रिया है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एक ही क्रिया है पढ़ने की। तो इस तरह से एक ही क्रिया जिस वाक्य में होते हैं बस उसे सरल वाक्य कहते हैं। 1-2 मिनट के लिए मैं फलक पर ये लिखा हुआ छोड़ रही हूँ, आप लोगों को लिख लेना है, लिख लो।
आप लिख रहे हैं पहला वाक्य, रात के समय लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। दूसरा वाक्य, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। और तीसरा वाक्य, सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। सामाजिक समता का प्रश्न अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा। तो शायद आपका हो गया है, और अगर नहीं भी होता है तो मैंने बताया है आप किस तरह से बाद में भी ये लिख सकते हैं। 3-4 लाइन छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य प्रकार की ओर। दूसरे वाक्य प्रकार का नाम है संयुक्त वाक्य। ये 3 भेद हम रचना के अनुसार वाक्य के देख रहे हैं। पहला भेद देखा है हमने सरल वाक्य, और अब दूसरा देखने जा रहे हैं संयुक्त वाक्य। अब देखो, हमने रचना के अनुसार वाक्य के भेद देखते समय पहला प्रकार जो देखा था सरल वाक्य, उसमें हमने देखा था कि वाक्य में एक ही क्रिया होती है, और उससे हम सरल वाक्य, तो ये हो गई सरल वाक्य की बात। अब हम दूसरा वाक्य प्रकार देख रहे हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जैसे कि सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, तो संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से भी अधिक सरल वाक्य होते हैं। देखो, हाँ, सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया का बोध होता है, और संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, और ये सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। आप लोगों को हिंदी व्याकरण अव्यय पढ़ाते वक्त वाघ मैडम ने 4 अव्यय पढ़ाए हैं, और उन 4 अव्ययों में आपने समुच्चय बोधक अव्यय का अध्ययन किया है। और, क्योंकि, परंतु, लेकिन, आदि, या, इन सभी शब्दों को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो उनसे ये 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े होते हैं, और उनसे बनता है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य की यह व्याख्या हो गई। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आप लोगों को लिख लेना है संयुक्त वाक्य की व्याख्या। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, उस वाक्य को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर से वाक्य की व्याख्या देखिए। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, और ये समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। उस वाक्य को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे, जिससे आप लोगों का इसके बारे में सही जानकारी मिलेगी। जैसे कि हेमंत ऋतु बीत गई,
हेमंत ऋतु बीत गई तथा हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिशिर ऋतु आ गई तथा शिशिर ऋतु आ गई। दूसरा वाक्य हम देखेंगे। जांच अधिकारियों ने जांच अधिकारियों ने जांच अधिकारियों ने कनस्तरों में ढूंढा जांच अधिकारियों ने कनस्तरों में ढूंढा मटकों को ढूंढा मटकों को कनस्तरों में ढूंढा जांच अधिकारियों ने कनस्तरों में ढूंढा मटकों को ढूंढा परंतु कहीं कुछ नहीं मिला कहीं कुछ नहीं मिला। अब देखो इन वाक्यों में एक से ज्यादा सरल वाक्य, दो से ज्यादा सरल वाक्य। एक वाक्य में देखो हेमंत ऋतु बीत गई, हेमंत ऋतु के बारे में ये क्रिया है, और दूसरे है शिशिर ऋतु आ गई, ये दूसरी क्रिया है, ये दूसरा वाक्य है। तो ये दो, ये हेमंत ऋतु बीत गई ये एक सरल वाक्य हुआ, और शिशिर ऋतु आ गई ये दूसरा सरल वाक्य हो गया। और इन दोनों वाक्यों को तथा इस समुच्चय बोधक से क्या किया है, जोड़ा गया है, और इससे बन गया है ये संयुक्त वाक्य। फिर से ध्यान से देखिए आप लोग, हेमंत ऋतु बीत गई है एक सरल वाक्य, एक क्रिया है इसमें। दूसरा सरल वाक्य है शिशिर ऋतु आ गई, एक क्रिया है इसमें। तो बन गए दो सरल वाक्य, और दो सरल वाक्यों को तथा इस समुच्चय बोधक से क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और इसलिए ये वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। अब दूसरा उदाहरण देखिए, जांच अधिकारियों ने कनस्तरों में ढूंढा। जांच अधिकारी आ गए, उन्होंने कनस्तरों में ढूंढा, ये एक सरल वाक्य हो गया। अब देखो मटकों में ढूंढा, ये दूसरी क्रिया है, दूसरा सरल वाक्य हो गया, मटकों में ढूंढा। और ये तीसरी क्रिया हो गई, कहीं कुछ नहीं मिला। मतलब ये तीन जो सरल वाक्य है ये किससे जुड़े हैं, परंतु कहीं कुछ नहीं मिला। परंतु क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इस तरह से जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो लिख लीजिए आप लोग ये उदाहरण के तौर पर। दोनों वाक्य आपको लिख लेना है। हेमंत ऋतु बीत गई तथा शिशिर ऋतु आ गई। और ये यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिए, ये दोनों अलग अलग क्रिया है, एक क्रिया के संदर्भ में नहीं है। हेमंत ऋतु अलग है, शिशिर ऋतु अलग है। जांच अधिकारी ने कनस्तरों में ढूंढा, मटकियों में ढूंढा, दोनों अलग अलग स्थान है, कुछ भी नहीं मिला, ये तीसरी ही अलग क्रिया है। क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं, हमें जो तीसरा वाक्य देखना है, मिश्र वाक्य, वहां पर इस बात का ध्यान में होना ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों का ये लिख कर हुआ होगा।
अब हम चलते हैं वाक्य के तीसरे भेद की तरफ। रचना के अनुसार रचना के अनुसार वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। रचना के अनुसार वाक्य का तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। अब देखो मिश्र वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान क्रिया होती है और शेष उस पर आधारित उप या आश्रित उपवाक्य होते हैं, उन वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित या उपवाक्य हो, उस मिश्र वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। मैंने आप लोगों को इसीलिए कहा था सरल वाक्य की पहचान तो तुरंत हो जाती है जिसमें एक क्रिया हो। संयुक्त और मिश्र वाक्य में कई सरल वाक्य होते हैं और वे जुड़े होते हैं। अब पहचान करने में यहां गलती हो जाती है छात्रों से, ये संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दो या दो से अधिक वाक्य हो सकते हैं, लेकिन पहली पहचान ये है उनको समुच्चय बोधकों से जोड़ा गया है, और दूसरी पहचान ये है कि ये सरल वाक्य होते हैं, उनकी हर एक की क्रिया अलग होती है। शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, एक दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन यहाँ पर मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और उसी पर आधारित, उसी पर आश्रित कहा गया है दूसरा उपवाक्य होता है। जैसे कि मैं यह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई है। ये एक दूसरे वाक्य क्रिया एक ही है, देखो एक दूसरे से जुड़ी हुई क्रिया है, अलग अलग नहीं है। मैं ये सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार बन गई है। या दूसरा वाक्य देखिए, संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया। मतलब ये क्रिया एक ही क्रिया के संदर्भ में दो वाक्य है। संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। या तीसरा उदाहरण देखो, उन्होंने रसोई घर की पीपियों को टटोला जो खाली थी। अब देखो उन पीपियों के बारे में ही यहाँ पर बताया है, उनको टटोला जो खाली थी। और इसी तरह का एक वाक्य हमने देखा था कि जांच अधिकारी ने कनस्तरों में ढूंढा, उन्होंने मटकों में ढूंढा, परंतु कहीं कुछ नहीं मिला। दो स्थान बताए हैं और उन दो स्थानों पर भी कुछ नहीं बताया, ये तीसरे सरल वाक्य में बताया है, तो इसलिए वो हो गया था संयुक्त वाक्य। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रसोई घर की पीपियों को टटोला, उसमें कुछ नहीं मिला, उसी पीपियों के बारे में बताया गया है, इसलिए ये बन गया मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य की व्याख्या लिख लीजिए, जिस वाक्य में एक प्रधान आप सभी लोगों को ये लिख लेना है, जिस वाक्य में एक प्रधान और जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित या उपवाक्य भी आप कह सकते हैं, आश्रित उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये हो गई मिश्र वाक्य की व्याख्या। जिस वाक्य में एक ही प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग क्रिया वाले वाक्य होते हैं, समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में एक ही प्रधान क्रिया का वाक्य होता है और उस पर आश्रित या उपवाक्य दूसरा होता है। उदाहरण के तौर पर, मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा
मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार है, जो मेरा संस्कार है। दूसरा वाक्य, संतरी को जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। संतरी को जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। और तीसरा वाक्य, उन्होंने रसोई घर की पीपियां को टटोली, उन्होंने रसोई घर की पीपियां टटोली जो खाली थी। तो देखो, इसमें हर वाक्य में एक मुख्य वाक्य है, उस पर आश्रित दूसरा वाक्य है। मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार है। संतरी को जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। और उन्होंने रसोई घर की पीपियां टटोली जो खाली थी। तो ये सभी वाक्य है मिश्र वाक्य के उदाहरण। लिख लीजिए। ये 3 उदाहरण हमें मिश्र वाक्य के उदाहरण है। मैं वह सौगंध नहीं बेचूंगा जो मेरा संस्कार है। संतरी को जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। और तीसरा वाक्य है, उन्होंने रसोई घर की पीपियां टटोली जो खाली थी। तो इस तरह से हमने रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद लिखे हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम देखेंगे कि ये भेद पहचाने कैसे जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए, वाक्यों के भेद लिखिए। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद लिखिए। अब देखो, हम एक एक वाक्य लेंगे, उसका भेद पहचानेंगे और फिर मैं आप लोगों को लिखने के लिए थोड़ा सा समय दे दूंगी। पहले आप लोगों को ध्यान देना है। पहला वाक्य, एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुंचे।
एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। अब देखो, लपकानंद नाम का इंसान एक दिन बगल में झोला यानी थैला एक प्रकार का लेकर आ गया। एक ही क्रिया है, यहाँ तो न दो वाक्य न दो से अधिक वाक्य है सरल, या फिर उनको कई समुच्चय बोधकों से जोड़ा गया है, ये भी नहीं है। एक मुख्य वाक्य उस पर कोई आश्रित दूसरा वाक्य है, ये भी नहीं है। बस सिर्फ एक ही वाक्य में सरल एक क्रिया का वर्णन किया है, इसीलिए ये वाक्य है सरल वाक्य। लिख लीजिए आप लोग। एक दिन लपकानंद बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। सरल वाक्य। अब दूसरा वाक्य देखिए। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, तो और बात है। अब इस वाक्य को पढ़कर हमें ये तो समझ में आ गया, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो यहाँ पर हमारी ये बात समझ में आ गई कि ये सरल वाक्य नहीं है, या तो ये मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। अब संयुक्त वाक्य हो तो क्या होता है, संयुक्त वाक्य दो अलग अलग क्रिया दर्शाती है और समुच्चय बोधकों से जुड़ी होती है, और मिश्र वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसका आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर देखो, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, इसी क्रिया पर आधारित, इसी पर ये उपवाक्य है दूसरा, इसीलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। लिख लीजिए। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो अलग बात है, मिश्र वाक्य है। अब हम तीसरा वाक्य देखेंगे। मांडवी काफी बड़ी नदी है, मांडवी काफी बड़ी नदी है तथा वर्ष भर पानी से भरी होती है। मांडवी काफी बड़ी नदी है तथा वर्ष भर पानी से भरी होती है, वर्ष भर पानी से भरी रहती है। अब देखो, यहाँ पर आप लोगों के तुरंत आपके
पहचान में आया होगा दो अलग अलग वाक्य। एक मांडवी काफी बड़ी नदी है, लेकिन ये तथा इस समुच्चय बोधक से जुड़े गया वाक्य है। वर्ष भर पानी से भरी रहती है, बड़ी नदी भी है और वर्ष मतलब नदी की यहाँ पर बड़ी है, उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए, ये अलग क्रिया है, ये सरल एक अलग वाक्य है। दूसरे वाक्य में क्या बताया गया है, वो नदी पानी से भरी रहती है। इन दोनों का कोई मेल नहीं है दोनों वाक्यों का, लेकिन उसे तथा इस समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है, इसीलिए ये वाक्य हो गया संयुक्त वाक्य। अब हम चौथा वाक्य देखेंगे। गाय ने दूध देना बंद कर दिया क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। देखो यहां पर क्या बताया गया है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। अब देखो यहां पर दो बातें बताई गई है। क्या बताया गया है कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया क्योंकि वो बूढ़ी होगी। अब एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं दोनों भी। गाय दूध क्यों नहीं दे रही, क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। गाय दूध क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। मतलब एक मुख्य क्रिया वाक्य है और उस पर आश्रित दूसरा वाक्य है, इसलिए ये हो गया मिश्र वाक्य। आपको ठीक ठीक ध्यान में लेना है। सरल वाक्य की पहचान आसानी से हो जाती है। मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य में हमें पहचानने में गलती होती है। वो कैसे, देखो फिर से देखेंगे तीनों वाक्यों को हम। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। अब देखो ये मजदूरी के बारे में ही एक वाक्य दूसरा है, आश्रित है, इसलिए मिश्र वाक्य कहा गया है इसे। यहाँ पर मांडवी काफी बड़ी नदी है, इसकी लंबाई चौड़ाई बताई गई है और दूसरी क्या बात बताइए, उसमें वर्ष भर पानी रहता है, ये दूसरी अलग बात है। और तथा इस समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ ये वाक्य है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य हो गया। और फिर से हमने एक मिश्र वाक्य देखा है, गाय ने दूध देना बंद कर दिया क्योंकि अब वो बूढ़ी हो गई है। एक मुख्य वाक्य, उस पर आश्रित उपवाक्य यहाँ पर बताया गया, इसलिए ये भी मिश्र वाक्य बनता है। और एक उदाहरण ले लीजिए। लक्ष्मी के शरीर में एक सिंहसी दौड़ गई। लक्ष्मी के शरीर में एक सिंहसी दौड़ गई। क्या बताया हमने, लक्ष्मी के शरीर में एक सिंहसी दौड़ गई। अब देखो एक ही क्रिया है यहाँ पर, इसलिए सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य हो गया ये, सरल वाक्य। आप लोगों को ये सभी वाक्य क्या करने हैं, लिख लेने हैं। मैंने 5 वाक्य फलक पर लिखे हैं, आप लोगों को समय दे रही हूं, आप लोगों को ये वाक्य क्या करने हैं, लिख लेने हैं।
आप लोगों ने ये 5 वाक्य लिख लिए हैं। और भी कुछ उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे। अब ये तीन वाक्य मैं फलक पर लिख लेती हूँ और हमें क्या करनी है, उन 3 वाक्यों की पहचान करनी है। अब मैं लिख रही हूँ, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी लिखना है। और लिखते समय आप लोग अगर वाक्य को पहचान जाएंगे तो आपको क्या करना है, उस वाक्य के सामने उसका वाक्य भेद लिख लेना है। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपकी समझ में कितना आ गया है। तो लिख लीजिए पहला वाक्य, आकाश में बिजली चमक रही है। आकाश में बिजली चमक रही है। आपको अगर ये वाक्य पहचान में आ गया है तो आप लोग यहाँ पर उसका उत्तर, उसका जवाब लिख लीजिए। आकाश में बिजली चमक रही है। दूसरा वाक्य, बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। आप लोग वाक्य लिख रहे हैं और लिखते समय अगर आपसे वाक्य की पहचान होती है तो आप उसके सामने वो जवाब तुरंत लिख दीजिए। बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। और तीसरा वाक्य लिख लीजिए, अनेक वृक्षों में नई नई कोंपलें आ गई हैं। अनेक वृक्षों में नई नई कोंपलें आ गई है, जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गई है। अब देखो यहाँ पर फलक पर मैंने 3 वाक्य लिखे हैं और हर एक वाक्य हर एक प्रकार का है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आप लोगों को इन तीनों वाक्यों की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो आप लोग पहचान कर सकते हैं कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है। अब देखो पहला वाक्य अगर हम देखेंगे, आकाश में बिजली चमक रही है। बिजली चमकने की एक क्रिया के बारे में ये वाक्य बताया गया है। तो ये वाक्य, इसमें एक ही वाक्य है, एक ही क्रिया है, तो ये सरल वाक्य हो गए। अब दूसरे वाक्य में बादल गरज रहे हैं। बादल क्या हो रहे हैं, गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है। अब देखो यहाँ पर बादलों का गरजना ये एक वाक्य है, सरल वाक्य, और बिजली का चमकना ये दूसरा सरल वाक्य। और ये दोनों सरल वाक्य और इस समुच्चय बोधक से जुड़ गए हैं, इसलिए ये वाक्य का प्रकार हो गया संयुक्त वाक्य। और तीसरा प्रकार है, तीसरा वाक्य दिया गया है यहाँ पर। अब
अब आप लोग ये तो पहचान गए होंगे कि ये मिश्र वाक्य है। फिर भी हमारी जो व्याख्या है उसके अनुसार हम पढ़ेंगे, अनेक वृक्षों में नई नई कोंपलें आ गई है, जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए। एक मुख्य वाक्य है, अनेक वृक्षों के बारे में बात बताइए, और बाकी सारी उपवाक्य है। अनेक वृक्षों में नई नई कोंपलें आ गई है, जिससे वे हरे भरे दिख रहे हैं तथा सुशोभित हो गए हैं। तो एक ही मुख्य वाक्य है और इस प्रधान वाक्य पर शेष आश्रित उपवाक्य है, तो इसलिए ये वाक्य का प्रकार है मिश्र वाक्य। तो इस तरह से हमने वाक्य के क्या देखे हैं, रचना के अनुसार 3 प्रकार देखे हैं, और उन 3 प्रकारों के वाक्यों की का परिवर्तन पहचान कैसे करनी चाहिए ये हमने देखा था। अब हम देखेंगे, लिख लीजिए आप पहले, इसका परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। आपने लिखा होगा तो हम आगे चलते हैं। अब जब परिवर्तन करना होता हो तो जो वाक्य दिया जाता है उसके साथ कौन से वाक्य प्रकार में उसका परिवर्तन करना होता है वो बताया जाता है। जैसे कि रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। अब इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले संयुक्त वाक्य की व्याख्या याद करनी होगी। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जिसे समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर हमें संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक का प्रयोग करना है। तो देखो, रमजानी चुपचाप खड़ी थी, रमजानी चुपचाप खड़ी थी, आगंतुक की बातें सुनती रही। 2 वाक्य तो बन गए। अब जोड़ना है बस सिर्फ उसे समुच्चय बोधक से। तो रमजानी चुपचाप खड़ी थी और आगंतुक की बातें सुन रही थी, हो गए संयुक्त वाक्य। लिख लीजिए, रमजानी चुपचाप खड़ी थी और आगंतुक की बातें सुन रही थी। रमजानी चुपचाप खड़ी थी और समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग किया है हमने, और आगंतुक की बातें सुनती थी या सुन रही थी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, वाक्य का परिवर्तन भी करना है। और एक वाक्य देखेंगे हम, गाय पास जाने वाले को सिर मारने की कोशिश करती। गाय पास जाने वाले को सिंह मारने की कोशिश करती। अब इस वाक्य को हमें बनाना है मिश्र वाक्य। इस वाक्य को हमें क्या बनाना है, मिश्र वाक्य। गाय पास जाने वाले को सिर मारने की, सिर, गाय पास जाने वाले को सिर मारने की कोशिश करती। तो हमें क्या करना है, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में परावर्तित करना है। तो मिश्र वाक्य की व्याख्या हमें याद करनी होगी।
जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य के। तो किस तरह से हम ये वाक्य बनाएंगे? जो भी गाय के पास जाता वो उसे सिर मारने की कोशिश करती। जो भी गाय के पास जाता वह उसे सिर मारने की कोशिश करती। तो इस तरह से हमें वाक्य परिवर्तन भी करना आना चाहिए। अगर और भी कोई वाक्य हम लेते जैसे कि रायपुर छोटा सा शहर है, रायपुर छोटा सा शहर है, अत्यंत आधुनिक शहर है। रायपुर छोटा सा अत्यंत आधुनिक शहर है। अगर इसे हमें संयुक्त वाक्य में बनाना है तो समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग करना होगा। तो हम कैसे करेंगे? रायपुर छोटा सा शहर है पर अत्यंत आधुनिक है। तो संयुक्त वाक्य में परिवर्तन किया हुआ ये वाक्य है। अगर किसी वाक्य को हमें सरल वाक्य बनाना है जैसे कि बेनालियम बीच उतला है पर मछुआरों की पहली पसंद है। बेनालियम बीच उतला है पर मछुआरों की पहली पसंद है। अब देखो सरल वाक्य एक ही क्रिया का वाक्य बनाना है तो इसमें हम किस तरह से परिवर्तित करेंगे? उतला बीच बेनालियम मछुआरों की पहली पसंद है। तो ये बन गया सरल वाक्य। तो हम और एक तासिका को लेंगे, उस तासिका को हम और भी इस तरह से रचना के अनुसार, अर्थ के अनुसार वाक्य कैसे पहचाने जा सकते हैं, कैसे परिवर्तित किए जा सकते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे? जानकारी लेंगे। अब आप लोगों को स्वाध्याय में वर्गपाठ की कापी में क्या लिखना है? हर प्रकार के रचना के अनुसार जो 3 प्रकार आज हमने देखे हैं, हर प्रकार के 10-10 वाक्य आपको लिखने हैं। आपके स्वाध्याय में इस तरह से दिए गए हैं पाठ के नीचे, उसे ढूंढना है और 10 सरल वाक्य, 10 मिश्र वाक्य और 10 आप लोगों को संयुक्त वाक्य लिख लेने हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को वाक्य के भेद पहचानना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।